नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के इस नए सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम ग्रंथालय एवं समाज से भाग फर्स्ट में 50 प्रश्न पढ़ चुके थे। आज हम 105 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, यानी ग्रंथालय एवं समाज से टोटल 155 प्रश्न हो जाएंगे। और ये जो प्रश्न हैं आपके जो आगामी राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती भी हैं, परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रंथालय एवं समाज जो है, ये जो अध्याय है, ये लाइब्रेरी साइंस का जो प्रथम अध्याय है, यहाँ से यानी कि बेसिक है और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाने हैं। तो ये जो दो वीडियो हैं, भाग फर्स्ट और भाग टू, भाग फर्स्ट में 50 प्रश्न हैं और भाग टू में आज हम 105 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से इनको दोनों वीडियोस को देखें और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 155 प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके लिए जो है उपयोगी होने वाले हैं ये। तो ये दोनों वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए और इनको नोट डाउन करिए और बहुत अच्छे से आपको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए जो है यहाँ से प्रश्नोत्तरी मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 51 है, भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है वो सन 1954 में पारित हुआ था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिलीवरी का बुक्स एक्ट के तहत प्रत्येक प्रकाशक को ग्रंथ की कितनी प्रश्न प्रतियां जो है वो भेजनी पड़ती हैं? प्रश्न प्रतियां जो कितनी भेजनी पड़ती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 4 प्रतियां, प्रकाशक को 4 प्रतियां भेजना अनिवार्य है। सी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53, कोलकाता का राष्ट्रीय ग्रंथालय निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत जो है वो कोलकाता का जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है वो ग्रंथ प्राप्त करता है, यानी पुस्तकें प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सन 1850 की ब्रिटिश सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम को पारित करने में प्रधान भूमिका निभाई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एडवर्ड एडवर्ड्स ने सन 1850 में ब्रिटिश सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम को पारित करने में जो है बहुत बड़ा इनका हाथ था, भूमिका निभाई थी एडवर्ड एडवर्ड्स ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग या समिति कौन सी थी? ग्रंथालयों यानी लाइब्रेरियन आप कह सकते हैं, ग्रंथालयों लाइब्रेरियन कह सकते हैं। भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग या फिर समिति कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंटर आयोग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी डी देशमुख जो थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्था में स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1959 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1959 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष थे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, किस आयोग या समिति द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% ग्रंथालय हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया? यानी किस आयोग या फिर समिति ने 6.5% जो है विश्वविद्यालय का बजट है उसका 6.5% ग्रंथालय हेतु खर्च करने का सुझाव दिया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। राधाकृष्ण आयोग ने ये सुझाव दिया था
कि विश्वविद्यालय का जितना बजट है उसका 6.5% यानी 6.5% ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी हेतु खर्च करने चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है राधा कृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग एवं कोठारी आयोग, ये तीनों अलग अलग आयोग हैं। राधा कृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग और कोठारी आयोग द्वारा किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव दिए गए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शैक्षणिक ग्रंथालय। शैक्षणिक ग्रंथालय सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी राधा कृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग एवं कोठारी आयोग ने शैक्षणिक ग्रंथालयों यानी के शैक्षणिक ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव दिए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि जो ग्रंथालय है वो विश्वविद्यालय के हृदय है, यानी हृदय है ग्रंथालय विश्वविद्यालय के। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में ग्रंथों के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष के सूत्र के अनुशंसा इनमें से किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रंगनाथन समिति ने। रंगनाथन समिति ने अनुशंसा की थी कि 300 रुपये प्रति शिक्षक प्रति वर्ष के सूत्र जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में ग्रंथों के लिए होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ग्रंथालयों हेतु समीक्षा समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जो है विश्वविद्यालय महाविद्यालय ग्रंथालय हेतु समीक्षा समिति की नियुक्ति की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा गठित एडवाइजरी कमेटी का जो लाइब्रेरीज का अध्यक्ष है वो कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी एस केशवन। बी एस केशवन जो है भारत सरकार द्वारा गठित एडवाइजरी समिति के लाइब्रेरीज के अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथालयों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शैक्षिक ग्रंथालयों से संबंधित है। पेरिस समिति का जो का प्रतिवेदन जो है वो शैक्षिक ग्रंथालयों से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में गठित निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने सार्वजनिक ग्रंथालयों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर केन्यान समिति सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केन्यान समिति। अगला प्रश्न है केन्यान समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथालयों से था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सार्वजनिक ग्रंथालयों से। सार्वजनिक ग्रंथालयों से ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनेस्को की स्थापना जो है ये बहुत बार पूछी गई है और यूनेस्को की जो स्थापना है वो सन 1946 में हुई थी। ये आप बहुत अच्छे से इसको रख लें, बहुत अच्छे से इसको याद कर लें। यूनेस्को की स्थापना 1946 में जो है हुई थी। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का नवीन संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सन 1972 में। 1972 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का जो है नवीन संस्करण जो है जारी किया गया था 1972 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूएनओ ने। यूएनओ ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठनों को मूल रूप से
क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, व्यावसायिक संगठनों को अपने सदस्यों के विकास के लिए जो है वो काम करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथालय संघ कौन सा है? तो विश्व का जो प्राचीनतम ग्रंथालय संघ है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, शॉर्टकट में इसको ALA लिखेंगे। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथालय संघ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इफ्ला की जो स्थापना है सन 1927 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इफ्ला की जो स्थापना है वो सन 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इफ्ला का जो पूरा नाम है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ्ला का सन 1992 में वार्षिक सामान्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट जो आंसर है, सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इफ्ला का जो सन 1992 में वार्षिक सामान्य सम्मेलन था वो भारत में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ALA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, पीछे हमने बात की थी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका के शिकागो में, शिकागो में ALA की जो है, ALA का जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना यानी ALA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सन 1876 में, सन 1876 में ALA की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना कब हुई थी? द लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना है वो सन 1877 में यानी 1877 में जो है द लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेलकाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जेलकाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्त राज्यों के ग्रंथालय संघ से, समस्त राज्यों के ग्रंथालय संघ है उनका संबंध है जेलकाई से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, थोड़े अटपटे जरूर लग रहे होंगे जो नए पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी, जिन्होंने पहले थोड़ा नहीं पढ़ा है या लाइब्रेरी की किताबें नहीं पढ़ी जिन्होंने, उनके लिए थोड़े अटपटे लग रहे होंगे। बाकी ये जो प्रश्न है बहुत ही बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो बहुत ही जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखिए, पॉज करके नोट डाउन करिए। मैं तो कह रहा हूँ नोट्स बनाइए आप इनके। तो ये जो प्रश्न है आपको देख लेना, और यूट्यूब पर आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, ये प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो बहुत ही आप ध्यान से वीडियो को देखिए और नोट डाउन करके नोट करिए और बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सन 1933 में। 1933 में है जो ILA की स्थापना की गई थी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी भारतीय ग्रंथालय संघ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1933 में। नेक्स्ट है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के ग्रंथालय जो है वो आते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें सभी प्रकार के ग्रंथालय आते हैं, इसमें सभी प्रकार के ग्रंथालय आते हैं, यानी केवल शैक्षणिक ग्रंथालय भी आते हैं, सार्वजनिक ग्रंथालय भी आते हैं, और जो विशेष ग्रंथालय या फिर विशिष्ट ग्रंथालय हैं वो भी आते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? तो आइजलिक की जो स्थापना है वो सन 1955 में की गई थी,
1955 में। आइजली की स्थापना IASLIC, स्पेलिंग आप नोट कर सकते हैं, IASLIC की स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है आइटलिस निम्नलिखित में से किसका संघ है? आइटलिस जो है निम्न में से किसका संघ है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शैक्षिक ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय, विशेष ग्रंथालय या फिर ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है आइटलिस, IATLIS। जो आइटलिस है वो ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का एक संघ है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहां स्थित है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहां स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वाशिंगटन, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वाशिंगटन। वाशिंगटन यानी वाशिंगटन DC अमेरिका में। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस निम्नलिखित में से क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, USA यानी अमेरिका का राष्ट्रीय ग्रंथालय है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय ग्रंथालय है, नेशनल लाइब्रेरी है अमेरिका की। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1800 में। सन 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो है वो स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश लाइब्रेरी निम्नलिखित में से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो एक राष्ट्रीय ग्रंथालय है यानी नेशनल लाइब्रेरी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत में कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय यानी कि भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता। तो वहाँ पर जो है कोलकाता में जो भारत की है नेशनल लाइब्रेरी है यानी राष्ट्रीय ग्रंथालय है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत की जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी कोलकाता में ही स्थित है यानी सी ऑप्शन यहाँ पे फिर सही हो जाएगा। कोलकाता में जो नेशनल लाइब्रेरी है वो भी कोलकाता में स्थित है और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है वो भी कोलकाता में ही स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत जो है लाइब्रेरी की कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का इंपीरियल लाइब्रेरी में जो विलय है वो सन 1902 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय यानी इंडियन नेशनल लाइब्रेरी किस वर्ष जो है वो किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सन 1948 में। 1948 में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय कर दिया गया था यानी कि आज़ादी के कुछ समय बाद जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रंथालय कर दिया गया था, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉन मैकफर्लेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथालय का प्रथम ग्रंथालय यानी लाइब्रेरियन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता यानी इंपीरियल ग्रंथालय या फिर लाइब्रेरी कोलकाता का जॉन मैकफर्लेन जो है वो प्रथम जो है लाइब्रेरियन थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता का प्रथम ग्रंथालय कौन था? यानी जो राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता यानी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता थी उसका जो पहला लाइब्रेरियन था वो कौन था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका जो पहला लाइब्रेरियन था डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, BS केशवन जो थे राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता के पहले लाइब्रेरियन थे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है? राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय जो है वो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसडॉक नई दिल्ली में, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, इंसडॉक नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय जो है वहां पर कार्यरत है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पटना में स्थित है। पटना में, यानी बिहार के पटना में जो है वो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभ में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किसका पायलट प्रोजेक्ट था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये यूनेस्को का पायलट प्रोजेक्ट था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है पहले यूनेस्को का एक पायलट प्रोजेक्ट था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी आज़ादी से पहले जो है वो यूनेस्को का जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो है वो स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोनेमरा सार्वजनिक ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो कोनेमरा सार्वजनिक जो ग्रंथालय है वो चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। चेन्नई या फिर मद्रास। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स 1986 में कहाँ स्थापित हुआ था? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स एंड एलाइड सब्जेक्ट 1986 में स्थापित जो है हुआ था, किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान इनमें से किस प्रकार के ग्रंथालयों को मुख्य रूप से बढ़ावा देता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सार्वजनिक ग्रंथालय, यानी पब्लिक जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिए राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान जो है मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से क्या है? ग्रंथालय संघ है, या सार्वजनिक ग्रंथालय है, या ग्रंथालयों के अनुपोषण के लिए लोक न्यास है, या फिर सार्वजनिक ग्रंथालयों के अनुपोषण के लिए शासकीय निकाय है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो सार्वजनिक ग्रंथालय के अनुपोषण के लिए शासकीय निकाय है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। RRRLF, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं RRRLF, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में किसके द्वारा हुई थी? यानी किसने की जो है वो स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो RRRLF की स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान की जो स्थापना है वो भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विलियम एलेंसन बॉर्डन इनमें से किस राज्य के सार्वजनिक ग्रंथालय आंदोलन से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बड़ौदा। बड़ौदा जो है गुजरात में पड़ता था, ये आप ध्यान में रखिए।
गुजरात का क्षेत्र था बड़ौदा, और विलियम एलेंसन बोर्डन जो है वो बड़ौदा के सार्वजनिक ग्रंथालय आंदोलन से जुड़े थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियम एलेंसन बोर्डन को भारत में किसने आमंत्रित किया था? तो विलियम एलेंसन बोर्डन को भारत में आमंत्रित करने वाले थे महाराज श्याजी राव, महाराजा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराजा श्याजीराव गायकवाड़ थर्ड, यानी महाराजा श्याजीराव गायकवाड़ तृतीय ने विलियम एलेंसन बोर्डन को भारत में आने के लिए जो है आमंत्रित किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक भूतपूर्व बड़ौदा राज्य में ग्रंथालय आंदोलन से संबंधित था, यानी संबंध था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराजा श्याजीराव गायकवाड़। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराजा श्याजीराव गायकवाड़। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ौदा रियासत में सबसे पहले ग्रंथालय विलियम ए बोर्डन निम्नलिखित में से किस देश से आया था? ग्रंथालय यहाँ पर लिखा है, ग्रंथालय ही लिखा है, इस प्रकार से ग्रंथालय, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरियन, ठीक है, ग्रंथालय लाइब्रेरी और ग्रंथालय लाइब्रेरियन, ये आप ध्यान में रखें। तो बड़ौदा रियासत में सबसे पहले जो लाइब्रेरियन आया था विलियम ए बोर्डन, वो किस देश से आया था? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूएसए, यानी अमेरिका से आया था। जो विलियम ए बोर्डन था वो अमेरिका का था, जिनको श्याजीराव गायकवाड़ थर्ड ने आमंत्रित किया था बड़ौदा में आने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़ौदा राज्य द्वारा ग्रंथालय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बड़ौदा राज्य में जो ग्रंथालय आंदोलन यानी प्रारंभ हुआ था तो वो 1910 में प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1910 में। नेक्स्ट है, मेलविल ड्यूई द्वारा ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम विद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेलविल ड्यूई द्वारा जो है वो ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम विद्यालय जो है निम्नलिखित में से प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत में जो है सबसे पहले ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर जो है पाठ्यक्रम जो है मास्टर डिग्री जो है वो प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय स्तर का ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन सी से हो जाएगा, मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जो है पहले इसका नाम मद्रास था। तो भारत में विश्वविद्यालय स्तर का ग्रंथालय विज्ञान का जो प्रथम पाठ्यक्रम है मद्रास में शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले ग्रंथालय विज्ञान में डॉक्टरेट यानी पीएचडी का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया? डॉक्टरेट को आप पीएचडी बोल सकते हैं, पीएचडी का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे पहले जो है ग्रंथालय विज्ञान में डॉक्टरेट का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया था, यानी पीएचडी का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, पाठकों को बिना अवरोध ग्रंथ तक पहुंचकर ग्रंथ चयन की सुविधा प्रदान करने वाली पद्धति किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम के नाम से जानी जाती है जो पाठकों को बिना अवरोध ग्रंथ तक पहुंचकर जो है जो ग्रंथ चयन की सुविधा होती है उसे ओपन एक्सेस सिस्टम कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चल ग्रंथालय सेवा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? चल ग्रंथालय सेवा जो है किसके अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रसार सेवा के अंतर्गत आता है। चल ग्रंथालय सेवा जो है
प्रसार सेवा के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथालय प्रसार सेवा नहीं है? कौन सी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रंथ प्रदर्शनी, फिल्म शो, अंतर ग्रंथालय ऋण या फिर भाषण एवं वार्ताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अंतर ग्रंथालय ऋण जो है वो ग्रंथालय प्रसार सेवा नहीं है, जबकि ग्रंथ प्रदर्शनी, फिल्म शो, भाषण एवं वार्ताएं जो है ये जो है ग्रंथालय प्रसार सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्राशीन। लिब्राशीन जो है वो किससे संबंधित है? लिब्राशीन का जो संबंध है वो किससे है? लिब्राशीन का जो संबंध है वो चल ग्रंथालयों से है। लिब्राशीन का संबंध जो है वो चल ग्रंथालयों से है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथालय समाज के सभी सदस्यों को आयु, लिंग, जाति एवं धर्म के भेदभाव से मुक्त सेवाएं प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सार्वजनिक जो ग्रंथालय है वो समाज के सभी सदस्यों को आयु, लिंग, जाति एवं धर्म के भेदभाव से बिल्कुल मुक्त जो है वो सेवाएं प्रदान करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एबगिला। एबगिला निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो एबगिला जो है वो ग्रंथालय विज्ञान की एक पत्रिका का नाम है। ग्रंथालय विज्ञान की एक पत्रिका का नाम है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीनतम ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका है लाइब्रेरी मिसलेनी है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाइब्रेरी मिसलेनी। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लाइड टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज का प्रकाशक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, शारदा रंगनाथन एंडाउंटमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी जो है वो आजकल कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? तो वो लखनऊ से हो रहा है। यूपी की राजधानी जो है लखनऊ है, वहां से है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी का प्रकाशन किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप को कौन प्रकाशित करता है? जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप को कौन प्रकाशित करता है, यानी प्रकाशक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके द्वारा प्रकाशित की जा रही है जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी जर्नल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? लाइब्रेरी जर्नल का जो प्रकाशन है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो सन 1876 में 1876 में लाइब्रेरी जर्नल का जो है वो प्रकाशन शुरू किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्री। लिब्री का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस देश से किया जाता है? तो लिब्री का जो प्रकाशन है वो डेनमार्क द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क द्वारा लिब्री का प्रकाशन जो है वो किया जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रंथालय सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्रंथालय सप्ताह जो है हर साल 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर तक जो है ग्रंथालय सप्ताह यानी लाइब्रेरियन वीक जो है वो मनाया जाता है। लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है, लाइब्रेरियन नहीं, लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर तक। नेक्स्ट है, एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? तो एंड्रयू कार्नेगी जो थे वो एक लोकोपकारक थे, या समाज सेवी कह सकते हैं इनको, लोकोपकारक थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथालयों में संसाधन सहभागिता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ग्रंथालय सहयोग, यानी ग्रंथालय सहयोग के नाम से जाना जाता था ग्रंथालयों में संसाधन सहभागिता के को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथालय वैज्ञानिकों में से कौन 1851 में पैदा हुए थे? तो 1851 में जिनका जन्म हुआ था
वो थे मेलविल ड्यूई। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेलविल ड्यूई का जो जन्म है वो 1851 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नार्टिस का प्रयोजक कौन है? नार्टिस का प्रयोजक कौन है? तो नार्टिस का जो प्रयोजक है वो यूनेस्को है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का है जो नार्टिस का प्रयोजन करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न बताइए, यानी अलग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अबैक्स जो है वो अलग है, जबकि भोजपत्र, क्ले टेबल्स और पार्चमेंट जो हैं ये तीनों समान हैं, जबकि अबैक्स जो है इनमें से भिन्न है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रे लिटरेचर से क्या तात्पर्य है? ग्रे लिटरेचर से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंतरिक प्रतिवेदन प्रलेख के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया हो। आंतरिक प्रतिवेदन जिन्हें प्रलेख के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया हो ग्रे लिटरेचर कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर डॉक्टर पीटर लाजर का प्रतिवेदन किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर डॉक्टर पीटर लाजर का प्रतिवेदन जो है वो भारत से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण मॉडल इनमें से किसने तैयार किया? संप्रेषण मॉडल को किसने तैयार किया? तो हेरोल्ड वासवेल ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हेरोल्ड वासवेल ने संप्रेषण मॉडल जो है वो तैयार किया था। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकन ग्रंथालय आंदोलन में एंड्रयू कार्नेगी निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? तो एंड्रयू कार्नेगी जो है वो ग्रंथालय भवन से संबंधित हैं, यानी जो ग्रंथालय भवन निर्माण में है जो है एंड्रयू कार्नेगी का बहुत बड़ा योगदान है अमेरिका में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट ग्रंथालय अपना फंड कहां से प्राप्त करते हैं? यानी जो स्पेशल लाइब्रेरी हैं उनको फंड कहां से आता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन सी से हो जाएगा, ग्रंथालय फीस। यानी लाइब्रेरी फीस जो होती है वहां से उनको फंड मिलता है, जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रंथालय उपकर किन प्रकार के ग्रंथालयों के वित्त का प्रमुख स्रोत है? यानी ग्रंथालयों को जो उपकर मिलता है वो किस प्रकार के ग्रंथालयों का जो वित्त का प्रमुख स्रोत है? तो इस का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सार्वजनिक ग्रंथालय। यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो है उनका जो फंड का जो प्रमुख स्रोत है वो लाइब्रेरी उपकर है, ग्रंथालय उपकर है, लाइब्रेरी सेस कहते हैं इसे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना संप्रेषण के अवरोधकों में निम्नलिखित में से किसी की चर्चा नहीं की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान विश्वविद्यालय ग्रंथालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? राजस्थान विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो शैक्षणिक ग्रंथालयों के अंतर्गत है। इन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शैक्षणिक ग्रंथालय। जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वो कैसा विश्वविद्यालय है? शैक्षणिक ग्रंथालय है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी इसको बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय ग्रंथालय का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाविद्यालय की अध्यापन कार्यक्रम का समर्थन करना। महाविद्यालय के अध्यापन कार्यक्रम का समर्थन करना जो है किसी महाविद्यालय ग्रंथालय का जो मूलभूत उद्देश्य है, जो पर्पस है वो होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप एक सार्वजनिक ग्रंथालय में निम्नलिखित में से किस सामग्री को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करेंगे? यानी इनमें से कौन है जो सार्वजनिक ग्रंथालय में आपको नहीं मिलेगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेटेंट्स। पेटेंट्स जो है
वो आपको सार्वजनिक ग्रंथालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, जबकि समाचार पत्र, ऑडियो कैसेट, नक्शे हैं, ये सब मिल जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो तमिलनाडु में जो है ग्रंथालय अधिनियम पारित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके लिए हुई थी? मुदालियर आयोग की स्थापना किसके लिए हुई थी? इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा के लिए। मुदालियर आयोग की जो स्थापना है वो विद्यालय शिक्षा के लिए की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, FID यानी फिड की 49वीं कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस भारत में 1998 में कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दिल्ली एवं श्रीनगर में। दिल्ली एवं श्रीनगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोमला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोमला जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कोमला की जो फुल फॉर्म है वो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? तो रंगनाथन समिति 1957 की जो स्थापना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या प्रदान करने के लिए भारत में आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या प्रदान की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथालय में विभिन्न प्रकार के पाठक होते हैं? यानी पाठक यानी कि पढ़ने वाले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सार्वजनिक ग्रंथालय यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो पाठक आएंगे पढ़ने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसाधन सहभागिता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसी को ध्यान में रखते हुए की गई? किसको? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर आप किस कर सकते हैं, किसको ध्यान में रखकर की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी सूचना विस्फोट, सूचना की आवश्यकताओं का जटिल होना और आर्थिक अवरोध को ध्यान में रखते हुए संसाधन सहभागिता की अवधारणा जो है उसको सहभागिता की अवधारणा को पेश किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रंथालय सहयोग की मूल अवधारणा को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉर्मिंगटन प्लान से जोड़ा जा सकता है। फॉर्मिंगटन प्लान से जोड़ा जा सकता है ग्रंथालय सहयोग की मूल अवधारणा को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रंथालय विज्ञान की द्वितीय सूत्र का उप सिद्धांत क्या है? ग्रंथालय विज्ञान की द्वितीय सूत्र का उप सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रंथ सबके लिए। उप सूत्र क्या है? ग्रंथ सबके लिए। ग्रंथालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का जो उप सिद्धांत है वो क्या है कि ग्रंथ सबके लिए है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की कौन सी धारा राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना से संबंधित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धारा 62 जो है, धारा 62 इन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। धारा 62 जो है भारत के संविधान की, वो राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना से संबंधित है, यानी कि धारा 62 के अंतर राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है 155 नंबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति ने प्रति व्यक्ति व्यय सूत्र का सुझाव निम्नलिखित में से किसके लिए
दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रंथ व पाठ्य सामग्री के क्रय हेतु। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं, 2 पिछली क्लास में हमने 50 प्रश्न कवर किए थे और आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम 50 प्रश्न कवर किए थे और आज की क्लास में 105, यानी टोटल जो है 155 प्रश्न हम जो है ग्रंथालय एवं समाज से पढ़ चुके हैं। तो दोनों क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहले भाग फर्स्ट देखिए, उसके बाद में भाग सेकंड देखिए और ये जो 155 प्रश्न हैं आपकी जो आगामी राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होने वाली है अभी और थर्ड ग्रेड की भी आने वाली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ये उपयोगी साबित होंगे। ये प्रश्न जो हैं आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, तो बहुत ही आप ध्यान से इनको देखिए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, दोबारा रिपीट करिए, 1-2 बार दोबारा से वीडियो देखिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इससे थोड़ी हमारी आर्थिक मदद भी हो जाती है, तो जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा जो है अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए कोशिश करते हैं। और वैसे भी जीके ऑल कलेक्शन पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, रिक्वेस्ट है आपसे। और क्योंकि यहाँ पर आपको जीके संबंधी बहुत सारा कंटेंट मिलता है। जीके संबंधी आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाता है, फैक्ट रिलेटेड जो वीडियोस हैं, देश दुनिया से जो रिलेटिव, जो हमारे इंडिया से रिलेटिव जो मुद्दे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है जीके ऑल कलेक्शन। सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइब्रेरी की सीरीज हम आगे ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो ग्रंथालय में समाज है वो कंप्लीट हो चुका है, 2 वीडियो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आगे लेके आएंगे, सेकंड टॉपिक। तो आगे हम जितने भी यहाँ इसमें प्रश्न बनेंगे वो आगे हम हर वीडियोज़ में, किसी में 100, किसी में 50, किसी में कैसे भी करके, तो आगे हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। यानी कि जब तक आपकी जो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षाएं आएंगी तो तब तक हम जो काफ़ी सारे प्रश्न को हम कवर कर चुके हैं। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, तो आप प्लेलिस्ट में भी लाइब्रेरी साइंस की आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में चलाकर आप जो पूरा जो इसका लाइब्रेरी साइंस का है वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हम वीडियो इसके लिए लाते रहेंगे, तो उसके लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। कोई गलती है तो गलती बता सकते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं कि सर ये गलती है, कोई आंसर में गलती है, कोई क्वेश्चन में गलती है, बिल्कुल बता सकते हैं आप, उसमें संशोधन जरूर किया जाएगा। तो चलिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।